नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं दौलत सिंह गुसाई, प्रवक्ता विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आज के दिन की शुभकामना के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिकी भाग 1 अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पे चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के बिंदु हैं समविभव पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा जिसके अंतर्गत एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से आप जैसे समझ पा रहे होंगे, समविभव पृष्ठ जिस पर विभव समान होगा, तो हम कहेंगे कोई समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव समान होता है, उसके प्रत्येक बिंदु पर जो है समान विभव होगा, उस पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। किसी एकल आवेश Q के लिए हमने वैद्युत विभव का सूत्र हमने जो है निकाला था, पिछली कक्षा में हमने इस पर चर्चा की थी। V बराबर हमारा निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। किसी बिंदु आवेश के कारण हमने R दूरी पर जो है विभव का मान निकाला था। यहाँ पे R क्या है, अगर नियत होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे V भी जो है नियत होगा। R का मान कांस्टेंट तो V का मान भी कांस्टेंट यानी नियत होगा। R अगर नहीं बदलेगा तो V का मान भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने एक बिंदु आवेश लिया था तो उसके चारों ओर हमारे पास क्या था, वैद्युत क्षेत्र था। तो वैद्युत क्षेत्र में जो है हमारे पास किसी R दूरी पर अगर हम जो है क्या करेंगे, नियत रखेंगे, तो R दूरी पर हम क्या करेंगे, एक गोलीय कोष हमारे पास मिलेगा। गोलीय कोष हमारे पास स्फेरिकल सेल जो हमने बताया था, तो उस गोले के पृष्ठ पर जो है, क्योंकि R दूरी का जो हमें जो है गोलीय कोष या गोलीय पृष्ठ हमें जो प्राप्त होगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव समान होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखें, इस गोलीय कोष पे यहाँ से हमने जो है ये वाली दूरियां दिखाई है, ये वाली, और यहाँ से हमारे पास ये R त्रिज्या का, यहाँ से आप देखें ये वाला। तो इस तरीके से जो है इस पे जो है प्रत्येक बिंदु पर, ये हमारा एक गोलीय कोष है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव समान होगा। इसको हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास A पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास B पॉइंट है, इस पर यहाँ पे हमारे पास C पॉइंट है, तो इन सब पर जो विभव होगा, जैसे VA, इस वाले पे जो विभव होगा VB, इस वाले पे जो विभव होगा VC, इसको हम कह सकते हैं VA बराबर VB बराबर VC। तो प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव समान होगा। ऐसे पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये पृष्ठ हमारा समविभव कहलाता है। इस प्रकार के किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं जिनके केंद्र पर आवेश स्थित होता है। तो इसके केंद्र पर आवेश स्थित है, यहाँ पर बीचों बीच में आवेश है, और इसके चारों और जो गोलीय कोष बन रहे हैं, जो गोले बन रहे, सकेंद्रीय गोले हम कह सकते हैं। तो ये सकेंद्रीय माने जिनके सबके केंद्र एक समान हो, तो वो सारे के सारे गोले क्या कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। तो ये हमने जो है समविभव पृष्ठ, तो यहाँ पे इसके कुछ गुण भी होते हैं समविभव पृष्ठ के, उन पर हम थोड़ा चर्चा कर ले। समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता। जैसे अभी हमने बताया था कि VA माइनस VB, इस तरीके से हमने जो है दिखाया कि एक समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट A हमने लिया था, इसका जो विभव लिया हमने VA लिया। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट लिया उसका विभव हमने VB लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो VA माइनस VB बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी विभवांतर क्या आएगा, 0। या VB माइनस VA करेंगे तो विभवांतर क्या आ जाएगा, विभव में अंतर क्या आता है, 0 होता है। तो कोई विभवांतर नहीं होता है। यहाँ पे आप कहेंगे कैसे, इनके बीच में कोई विभवांतर नहीं होता। तो एक गुण ये आ जाएगा, इसको ये ध्यान रखना आपने। दूसरा हमारे पास, दूसरा यहाँ पे देखिए समविभव पृष्ठ, दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो जाने में कार्य होगा वो 0 होगा। तो ये जो समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य होगा वो 0 होता है। विभवांतर 0 है, क्योंकि एकांक आवेश को हम जो है ले जाते हैं, तो एकांक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। वहां पे हमारे पास जब विभवांतर हमारे पास 0 है, तो हमें एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर अगर 0 होगा तो वहां पे हमारे पास जो है VAB हमने जो बताया था, VAB बराबर हमारे पास WAB/Q, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर, या जिसको हमने वैद्युत विभव कहा था, अगर हम अनंत से उस आवेश को ला रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर विभवांतर 0 हो जाएगा तो कार्य भी क्या होगा, आप समझ पा रहे होंगे,
शून्य हो जाएगा। अगर हमारे पास VA भी 0 होगा तो विभवांतर शून्य होगा, तो कार्य भी शून्य होगा। ये दूसरा हमें जो है इसका गुण याद रखना है समविभव पृष्ठ के लिए। किसी समविभव पृष्ठ कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदैव उस बिंदु के अभिलंबत होता है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझना है कि जो समविभव पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर, जब हम A B C बिंदु ले रहे थे, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखा होगी वो हमेशा अभिलंबत यानी 90 अंश का कोण बना रही होगी उसकी स्पर्श रेखा से। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमने समान वैद्युत क्षेत्र दिखा रखा है, सीधी रेखा से हमारे पास ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और इस पर हमने जो ये पृष्ठ खींचे हुए, जैसे आप इसको A पृष्ठ कह सकते हैं, इसको B पृष्ठ कह सकते हैं, इस पे C पृष्ठ कह सकते हैं। तो इस पृष्ठ के अभिलंबत आप देख रहे होंगे बल रेखा है, तो ये हमेशा अभिलंबत बल रेखाओं के साथ अगर हम कोई पृष्ठ खींचे तो ये पृष्ठ हमारा क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। इसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। इसी को हमने क्या कहा था, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये हमारे पास समविभव पृष्ठ के थे। और जो हम कह रहे थे कि अभिलंबत होता है यानी जो है उसके साथ 90 अंश का कोण बनाता है, इसको आपको जो है सिद्ध करने के लिए भी आता है। तो आप इसको जो है समझिए कि किस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं, किस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें हम चर्चा करें। एक हमने एक समविभव पृष्ठ लिया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे एक समविभव पृष्ठ है, इस पर हम क्या कहेंगे, विभव समान है। यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु हमने लिए P से Q, और P पर हमने एक आवेश लिया और उसको हम जो है P से Q की तरफ हम ले जा रहे हैं। तो P से Q तक हम आवेश को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र हमारे पास बल रेखा इधर की तरफ होगा, इसकी तरफ हमारे पास, इधर से हम देखें इधर की तरफ हमारे पास इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये E होगी, वेक्टर E से अगर हम दिखाएं इसको, तो ये वैद्युत क्षेत्र में जो है इसको जो है ये इधर की तरफ है वैद्युत क्षेत्र, और ये जो है इधर की तरफ गति कर रहा है। तो इसको जो है यहाँ हमने जो है इसको विस्थापन किया, छोटा सा विस्थापन हम ले लेंगे dr। तो इसको जो है अगर हमने सूक्ष्म विस्थापन किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वैद्युत क्षेत्र में अगर ये आवेश गति कर रहा होगा तो इस पर एक बल लगेगा जिसको हमने दिखाया था F बराबर QE। ये हम पहले कर चुके हैं इस पे। तो इस पे जो लगने वाला बल होगा वैद्युत क्षेत्र E में अगर आवेश रखा हुआ है तो उस पर हमें जो बल लगेगा F बराबर QE। अगर हम इसको 1 कूलाम आवेश लें, आवेश हमारे पास जो चार्ज है एक कूलाम आवेश लें, तो तब F जो है किसके बराबर हो जाएगा, E के। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तो उस समय जो वैद्युत बल है वो जो है वैद्युत जो है क्षेत्र के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखें तो आवेश 1 कूलाम को वैद्युत क्षेत्र में E में dr स्थित परिवर्तन वाले बिंदुओं के बीच गति कराने में किया गया कार्य अब हम निकालेंगे कितना कार्य हो रहा है dr विस्थापन करने में। अगर हमने छोटी सी दूरी ली, हमने dr P से Q तक की दूरी को हमने छोटी छोटी दूरी में बांटा, तो dr अगर हम लें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो dw बराबर हो जाएगा E डॉट dr। और उसको हमने कहा था कि समविभव पृष्ठ है, तो एक पृष्ठ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको E डॉट dr। इसको आप समझे किस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्य होता है dw, ये हमारा होता है कार्य बराबर बल गुणा गया विस्थापन, F डॉट dr। ये होना चाहिए था F डॉट dr, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा, E डॉट dr। अभी हम ये बात कर चुके, इस पर चर्चा कर चुके, F किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने जो यहाँ पे E डॉट dr कर लिया है। और इसका जो हम सदिश करेंगे तो यहाँ पे जो इसका मान आएगा E डॉट dr बराबर 0, क्योंकि कार्य क्या है, शून्य है। तो यहाँ पे आप कहेंगे देखो E डॉट dr करें तो E dr cos थीटा, तो E dr cos थीटा बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे आप देखें, आप E वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं, हमने माना कि वैद्युत क्षेत्र में जो है गति कर रहा है समविभव पृष्ठ पे, dr का मान भी शून्य नहीं हो सकता क्योंकि वो विस्थापन हम उसको कर रहे हैं, सूक्ष्म दूरी dr विस्थापन किया है। तो इसका मतलब 0 क्या होगा, शून्य कौन सा होगा, cos थीटा। तो यहाँ पे आप समझे cos थीटा का मान 0 होगा, बाकी अन्य जो है 0 नहीं होंगे। और cos थीटा का मान आप जानते हैं शून्य कब होता है, जब थीटा बराबर क्या होगा, 90 अंश। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे थीटा बराबर 90 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास E व dr शून्य नहीं है, अतः E वेक्टर E dr के लंबवत है। तो इसका मतलब इनके बीच का कोण आ रहा है थीटा 90 अंश। आप समझ पा रहे हो 90 कैसे आया, अभी मैंने बताया cos थीटा 0 होगा तो cos थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो 90 एंगल पे जो है ये एक दूसरे पे लंबवत होंगे, यानी E और dr एक दूसरे पे लंबवत होगा। तो यानी वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, यानी dr के लंबवत होगा। तो dr हमारे पास इधर की तरफ है, तो यानी वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर की तरफ होना चाहिए, यानी समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो हम कह सकते हैं अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यही आपको इसमें सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पे आपने समझा कि किस तरीके से हम कैसे जो हम दे रहे हैं, हम जो बता रहे हैं उसको जो है चर्चा कर रहे हैं कि समविभव पृष्ठ जो है क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबत होता है, लंबवत होता है। तो वो किस तरीके से होता है यहाँ पे आपने देखा।
उसके बाद विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, इसमें हम निकालेंगे ई और भी में क्या संबंध आता है, तो उसको भी हम जो अभी हमने इससे पूर्व चर्चा करी है समविभव पृष्ठ, उसी से आधारित यहाँ पर है, उसको हम समझेंगे आगे। तो यहाँ पे हमने जो है दो समविभव पृष्ठ ले रखे ए और बी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से दो परतें यहाँ पे दिखा रखी है, ये जो है दो समविभव पृष्ठ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एक समविभव पृष्ठ है और एक ये वाला समविभव पृष्ठ है, दो समविभव पृष्ठ है ए तथा बी। अब इन पर जो विभव हमने लिए हैं उन पे विभव पहले वाले पे v है और दूसरे पे v प्लस डेल्टा v, तो यानी जो विभव में परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा v परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ डेल्टा v जो है विद्युत क्षेत्र E की दिशा में v में परिवर्तन है, वही हम कह रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र आप यहाँ पे देखें, इधर यहाँ से देख रहे होंगे आप ऊपर की तरफ जो है विद्युत क्षेत्र हमने दिखा रखा है ए से बी की ओर, यानी नीचे वाली समविभव पृष्ठ से ऊपर वाली अविलंबित हमने जो है ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र दिखा रखा, तो ए से बी की और ऊपर वाली परत की ओर। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है वो v से परिवर्तन कितना हो जा रहा है, डेल्टा v परिवर्तन हो रहा है। तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है डेल्टा v परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि पृष्ठ b पर कोई बिंदु p तथा पृष्ठ a की बिंदु p से लंबवत दूरी dl है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया हुआ p पॉइंट, यहाँ पे आप देखें इसे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट P है। इस P पॉइंट को जो हमने जो है किस पे लिया हुआ, समविभव पृष्ठ B पर लिया हुआ है, और A से हम जो है चल रहे हैं B की ओर, और A से P तक की जो दूरी है उसको हमने ले रखा है DL से, उसको हमने लिया है DL से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं DL या डेल्टा L हम उसको कह सकते हैं। तो डेल्टा L एक सूक्ष्म दूरी है, तो वहां पे हमारे पास इसकी जो लंबवत दूरी है वो डेल्टा L हमने ली है। तो ये जो दूरी है इन दो समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई एकांक धनावेश इस लंब के अनुदिश पृष्ठ B से A की पर ले जाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया और उसको जो हम क्या कर रहे हैं एकांक धनावेश को, तो एकांक धनावेश को हम ले जा रहे हैं A से B की ओर, A से B की ओर ले जा रहे हैं हम उसे। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रक्रिया में किया गया कार्य हम देख लें, अभी हमने जैसे निकाला था कार्य वही बल गुणा गया विस्थापन से। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कार्य जो है E डॉट, ये हमारा वेक्टर E हमारे पास है, इसको हमने परिमाण में लिख दिया, मोड E लिख दिया, मोड E DL यानी डेल्टा L। अभी आप समझ पा रहे होंगे कार्य हमने क्यों दिखाया इस तरीके से। तो कार्य जो है क्या हो जाएगा E, यह है मोड E डेल्टा L। मैंने कहा था F की जगह हम E ले लेंगे, अभी हम इससे पूर्व चर्चा कर चुके हैं। तो E DL आप समझ पा रहे होंगे कार्य कैसे हमारा निकला, तो E DL यानी E डेल्टा L। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, और ये कार्य ही जो है किसकी वजह से होता है हमारे पास, यहाँ पर विभवांतर के बराबर होगा, यह कार्य जो है विभवांतर VA माइनस VB के बराबर होगा। अभी हमने बताया था इससे पूर्व जो विभवांतर होता है VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर WAB अपॉन Q। तो Q की जगह हमारे पास एक आवेश है, क्योंकि एक कूलाम आवेश हमने लिया है, प्लस एक कूलाम आवेश है, एकांक धनावेश हम कह रहे थे हम यहाँ पे एकांक धनावेश है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो विभवांतर हो जाएगा केवल VA माइनस VB किसके बराबर हो जाएगा, कार्य के बराबर हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो कार्य है वो है E डॉट DL। अब यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, E मोड E यानी परिमाण E डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा V माइनस और V प्लस डेल्टा V, ब्रैकेट में यहाँ पे आप क्या करेंगे विभव में अंतर आप निकालेंगे। तो V की जगह यहाँ पर हमारे पास A पर जो विभव है V है और जो B पर विभव है V प्लस डेल्टा V, उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो V से V कैंसिल होगा, ये क्या बचेगा माइनस डेल्टा V। तो यहाँ पे हमारे पास E मॉड E हम निकालें तो इससे हमारे पास डेल्टा L को हम इसके अपॉन में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास E बराबर आ जाता है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। तो ये मॉड यानी इसका परिमाण है विद्युत क्षेत्र का। तो ये माइनस में आप आ रहा है, देख लो डेल्टा V माइनस डेल्टा L, यानी माने ऋणात्मक में क्यों आ रहा होगा। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे कि हम जैसे A से B की ओर जा रहे हैं तो विभव जब ऋणात्मक में आ रहा है तो यानी विद्युत क्षेत्र में जो है क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो विद्युत क्षेत्र में कमी होगी, यानी हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र कम होगा तो विद्युत विभव क्या होगा, उस ओर बढ़ रहा होगा, विभव का मान अधिक होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसका मतलब माइनस में आ रहा है डेल्टा V, तो यानी विभव में क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी। तो इससे हमें दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमें निकलते, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव से हमने जो संबंध निकाला था उससे हमें जो दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम देखें तो विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव में सर्वाधिक ह्रास या कमी हम कहें कमी होती है। जिसमें कमी होती है आप देखो माइनस में आ रहा था ई का मान, तो यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में हमारे पास हमेशा क्या होगी, कमी होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, गति कर रहा है, आवेशित कर रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है गति कर रहा है, तो इसका मतलब जो है उसका
जो परिमाण होगा उसका विभव क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो इसका विभव जो हमेशा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कम होता है। तो ये ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पे हमारे पास वैद्युत क्षेत्र का जो पहला पॉइंट है, इसको आपने ध्यान रखना कि विभव में जो है सर्वाधिक कमी होती है, उस दिशा में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, क्योंकि हमने निकाला था जो डेल्टा मॉड ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम इसको डेल्टा वी को भी परिमाण में कह लें, तो यहाँ पे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है, ये हम डेल्टा ई को हम जो है, जो हमारे पास ई है इसका जो है मॉड हम इसको लगाएंगे, तो मॉड हमने लगा दिया तो इसका मतलब इसका परिमाण आ जाएगा। उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत विभव के परिमाण में प्रति एकांक विस्थापन परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रति एकांक विस्थापन, ये हम डेल्टा क्या कहेंगे, प्रति एकांक विस्थापन परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इससे हमें जो है दो निष्कर्ष हमें निकले, तो इन निष्कर्ष को आप ध्यान रखेंगे। तो पहला निष्कर्ष की जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो होता है क्या होता है, विभव जो है क्या होता है, ह्रास होता है, यानी विभव में कमी होती चली जाती है। और दूसरा हमारा ई बराबर जो है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। इसके बाद हम अगली चर्चा को हम यहाँ पे देखें, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों का जो निकाय होगा हमारे पास, वहां पर हम जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे कि हमारे पास दो आवेश होंगे Q1 और Q2, उसकी हम स्थितिज ऊर्जा इसमें निकालेंगे। किस तरीके से होंगे हमारे पास, किसी निकाय के आवेशों को अनंत से, हम इन दो आवेश जो हमारे पास Q1 Q2 है, उस निकाय को हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से इनकी वर्तमान स्थितियों तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो हम कार्य करते हैं वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये हम इससे पूर्व कक्षा में इस पे चर्चा कर चुके हैं कि क्यों होगा कि अनंत से हम एकांक आवेश को जो है किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो उसको लाने में जो किया गया कार्य है वो जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई निकाय होगा Q1 Q2 का, उसको हम लाएंगे, तो यहाँ पे उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उस निकाय की। तो यहाँ पे दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। दो आवेश हमारे पास हैं, यहाँ पर आप देखोगे Q1 और Q2 एक ऐसा निकाय है हमारे पास, बहुत पास पास हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इनके बीच की दूरी r है, A और B एक निकाय है जिन पर समान आवेश है Q1 और Q2, प्रतिकर्षण बल लगेगा, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस Q2 को जो है हमारे पास जो आवेश है यहाँ पे हमारे पास आगे हम एक चर्चा यहाँ पे करेंगे कि जो है Q1 हमारे पास जो है आवेश, हमारे पास दो आवेशों का निकाय होगा जो बाह्य क्षेत्र में रखा होगा। तो बाह्य क्षेत्र में रखे आवेश पर जो हमारे पास निकाय होगा आवेश, उस पर बल, वैद्युत क्षेत्र पे जो है उस पर जो लगने वाला जो कार्य होगा उसको, उस कार्य को भी हम गणना करेंगे, स्थितिज ऊर्जा की ज्ञात करेंगे, तो उसमें भी हम ध्यान देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो Q1 और Q2, तो यहाँ पे हमारे पास Q2 जो है इस पे जो है अनंत से हम Q2 पे इसको ला रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अनंत से इसको जो है इन्फिनाइट हम कहें, तो इन्फिनाइट से हम उसको B पॉइंट तक ला रहे हैं। इसको हम चर्चा पूर्व कक्षा में कर चुके हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जब Q2 को यहाँ से यहाँ तक ला रहे थे, तो वहां पे हमें जो है क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो पहले हम जो है Q1 के कारण B पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो Q1 के कारण हमारे पास r दूरी पर विभव का सूत्र हमें पता है। इस Q1 आवेश के कारण वो होता है, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, यहाँ पे हम देखें तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r। Q1 आवेश के कारण हम B पर विभव निकाल रहे हैं। तो अब हमें B पॉइंट पर हमें विभव पता लग गया कि यहाँ पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r है। और यहाँ पर हम जो हमें विभव पता लगे, तो अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य हम कैसे निकालेंगे, W बराबर किसके हो जाएगा, Q2V, क्योंकि हम जो है अनंत से ला रहे हैं, तो विभव अनंत पे विभव हमने बताया था, विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो अब अनंत विभव शून्य होगा, तो हमारे पास B पॉइंट पर केवल विभव मिलेगा VB, और वो जो है W जो AB वहां से अनंत से हम B तक ला रहे हैं उतना कार्य होगा अपॉन में Q। तो Q आवेश की जगह हम क्या, कौन सा आवेश ला रहे हैं, Q2। तो यहाँ पे आप देखो Q2V, आप समझ पा रहे होंगे कार्य हमारा जो है Q2V क्यों आया, क्योंकि B पर विभव हमने V ले लिया है, तो Q2V हो जाएगा। तो V, क्योंकि हमें जो है B पर हमने विभव निकाला था ये वाला मान, आप देखोगे B पर हमें विभव पता है, तो उस V का मान यहाँ पे हम रख दें इस वाले पे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। देख रहे होंगे Q2 और ये Q1 आपस में गुणा हो जाएंगे, Q1 Q2 अपॉन r। तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r कैसे है। और यही कार्य हमने बताया था किस रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र आ जाएगा, U बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r।
जूल में इसका आंसर आएगा, कार्य जूल में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यू बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। तो यही जो कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि आवेशों Q1 Q2 के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर हो रही थी, आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 का जो गुणा हो रहा था उसके अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की जो दूरी थी r, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि हमारा जो सूत्र निकला u बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r निकला, r के व्युत्क्रमानुपाती और Q1 Q2 उनके गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ से हमारे पास निष्कर्ष निकाला। यहाँ पे हमारे पास जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो अदिश राशि होती है, जो क्योंकि कार्य अदिश राशि है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो उसका योग जब हम करेंगे, अदिशों का योग भी हम जो है चिन्ह सहित आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा देखें हम, विद्युत स्थितिज ऊर्जा 3 आवेश होंगे, तो वहां पे हम एक त्रिभुज के रूप में हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 आवेश Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, यहाँ पे मैंने आपको जो है से हम इस पे चर्चा कर पाए अच्छे से, तो इसलिए मैंने एक आवेश को ऋणात्मक भी ले लिया है, Q2 को मैंने ऋणात्मक में ले लिया। एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर हो तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखो Q1 प्लस में, Q2 माइनस में, Q3 प्लस में, एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनकी दूरी हम ले लें, Q1 और Q2 के बीच की दूरी हमारे पास, ये हमारे पास R12, ये हमने ले ली R23 और ये हमने ले ली R13, ये इनके बीच की दूरी हमारे पास है। तो अब हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो इससे पूर्व जैसे हमने 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा करी थी, तो वहां पे आप क्या करेंगे, 2-2 करके निकाय बनाएंगे। जैसे पहले इस वाले निकाय को, एक निकाय को पहले इस वाले को बना लो, Q1 और Q2 का एक निकाय बना लो, यानी प्लस Q1 और माइनस Q2 का एक निकाय बनाओ, फिर माइनस Q2 और फिर माइनस प्लस Q3 का एक निकाय बनाओ, फिर Q3 और प्लस Q1 का एक निकाय बनाओ, और तब उनको जो है उनका बीज गणितीय योग कर देंगे। हमारे पास जो उनका योग होगा सदिश, हम उनको जोड़ देंगे, तो उनका हम जो है गणितीय योग कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी, तीनों जो हमारे आवेशों के कारण निकाय की आ जाएगी। तो यहाँ पे आप U बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, हमने से पूर्व स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकाला था, उसमें 1/4πε0 समय कॉमन होगा, उसको हमने बाहर ले लिया। तो पहले आवेश, पहले जो निकाय बना था Q1 प्लस Q1 और माइनस Q2, इनका गुणा कर लेंगे, और अपॉन में दूरी कितनी है R12, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये वाला मान आप समझ पा रहे होंगे कैसे है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा हमारे पास आएगा माइनस Q2 इंटू प्लस Q3, और इनके बीच की दूरी कितनी है, अपॉन में R23, बीच की दूरी के अनुपाती था। उसके बाद प्लस तीसरा निकाय देख लें Q1 और Q3, इनका गुणा किया और अपॉन में R13। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसको जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, U बराबर 1/4πε0, माइनस वाले को आगे ले लें, तो माइनस Q1 Q2 अपॉन R12, माइनस Q2 Q3 अपॉन R23, और प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। आपको ध्यान रखना है, अदिश राशि है तो उनको चिन्ह सहित आप रखेंगे आवेशों को, इसलिए मैंने माइनस वाला लेके लिया, ऋणात्मक लिया, ताकि जो है आपको जो आंकिक प्रश्न हम आगे अभ्यास के प्रश्न करेंगे उसमें आसानी होगी। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो है ऋणात्मक को हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि निकाय, तीन आवेशों का जो निकाय था उसकी हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली, इससे पूर्व हमने 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाली। तो ये हमारे पास वैद्युत निकाय की हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली। बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा आप देख लेते हैं। अब हमारे पास जो बाह्य क्षेत्र है, एक्सटर्नल, अभी हमने जो बताया निकाय में हमारे पास एक आवेश जो Q1 था, उसको हम जो है, जो दूसरा आवेश Q2 था, Q1 को हम जो है वैद्युत क्षेत्र में नहीं मान रहे थे, केवल Q1 के वैद्युत क्षेत्र की वजह से Q2 पे हम जो बल लग रहा था उस पर हम बात कर रहे थे, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ पे जो चर्चा करेंगे बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बाहर से कोई क्षेत्र है तो वहां पर जो क्या होगा, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, पहले हम एकल आवेश के लिए लेंगे, तो उसके बाद फिर हम 2 आवेशों के लिए ले लेंगे। तो पहले हम एकल आवेश का देखेंगे, किसी बिंदु P पर विभव एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा की हम बार जो है इससे पूर्व कक्षा में भी और अभी भी हम इससे चर्चा कर रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है वही स्थितिज ऊर्जा होती है। अभी हमारे पास एकल आवेश है, यानी केवल हमारे पास एक ही आवेश होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे हम किसी आवेश Q को, उसको हमने क्या ले लिया, Q ले लिया, तो अनंत से बाह्य क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य QV होगा। कितना होता है, QV, आप समझ पा रहे होंगे। W बराबर जो हमारे पास हमने V बराबर क्या निकाला था, V बराबर W अपॉन Q, तो V बराबर W अपॉन Q, तो क्योंकि जो है हमारे पास अनंत पे है, तो अनंत में हम विभव शून्य लेंगे, तो अनंत से हम उस विभव को ला रहे हैं, तो उस आवेश को ला रहे हैं, तो किया गया कार्य जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, W बराबर किसके हो जाएगा, VQ।
या क्यू भी आप कह सकते हैं। तो ये कार्य हमारे पास एकल आवेश पर जो है लग रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास यह कार्य जो है आवेश क्यू में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य जो हम कर पा रहे हैं, तो जो है ये कार्य जो है स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये आपने देखा यहाँ पे। अब एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा में हम यहाँ पे देखें, इस प्रकार यदि आवेश क्यू ई, अगर आवेश क्यू का मान हम जो है ई ले लें, और ई का मान हमने इससे पूर्व कक्षा में किया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हमारे आवेश की जगह हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो किसी विभवांतर डेल्टा भी बराबर 1 वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। उस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया तो वह ऊर्जा कितनी अर्जित करेगा, यानी जो कार्य होगा क्यू डेल्टा भी होगा। क्यू डेल्टा भी बराबर जो है, क्यू का मान तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मान है चार्ज का, तो उसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और डेल्टा भी हमारे पास 1 वोल्ट है, तो जूल में तो कितना कार्य होगा या कितनी ऊर्जा होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल अर्जित कर लेता है। इतनी जो ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इस ऊर्जा की इस मात्रा को हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी से हम इसको दिखाते हैं, 1 ईवी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 ईवी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। इसी प्रकार से आपको जो है प्रश्नों में 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आएगा, तो किलो में आपको जो है पता होना चाहिए 10⁻³ ईवी होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे ई का मान फिर से हम रखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन 10⁻³ यहाँ पर है, तो 10⁻19 में से 3 हम माइनस कर लें तो 10⁻16 जूल। आप समझ पा रहे होंगे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में किस तरीके से परिवर्तित करना है। उसके बाद हमारे पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 MeV, तो उसमें होता है 10⁻6 ईवी, सॉरी 10⁻6 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा यहाँ पे। तो 10⁻6 यहाँ पे फिर से ई का मान आप रखिए और उसको जूल में बदलिए, तो 1.6 इंटू 10⁻19 को इंटू करेंगे 10⁻6 से, तो 6 माइनस हो जाएगा, तो 10⁻13 बचेगा। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻13 जूल इसका आता है। यहाँ पे अगर हम गीगाबाइट, गीगा उसमें भी होता है इसका मान, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 GeV, तो वहाँ पे 10⁻9 ईवी होता है, और 10⁻9 फिर इसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻10 आ जाएगा। फिर आता है 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको आप 1.6 इंटू 10⁻19 से करेंगे तो 10⁻7 जूल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अभ्यास के प्रश्नों में जरूरत पड़ेगी, वहां पे आप इन मानों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास किसी बाह्य क्षेत्र में 2 आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा। तो बाह्य क्षेत्र में हमारे पास 2 आवेश होंगे, वहां पे किसी बाह्य क्षेत्र में आवेश क्रमशः R1 और R2 स्थिति पे 2 आवेश हैं, जिनकी जो है आवेश कितना है Q1 और Q2, उनकी स्थिति दे रखी है R1 R2। अब हमने जो बात की थी आवेश Q1 को अनंत से R1 तक लाने में, इसमें किया गया जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, Q1V, और R1 इसकी स्थिति बता रखी है, तो R1 पे जो उसका विभव होगा उस पर हम Q1 का इंटू कर देंगे, क्योंकि अभी बाह्य क्षेत्र में है आवेश। अब आप देखेंगे बाह्य क्षेत्र में उस आवेश को ला रहे हैं हम Q1 को, तो उसमें जो कार्य हो जाएगा Q1V हो जाएगा। अतः Q2 को R2 तक लाने में, अब हम जो है Q2 को जो है कहाँ तक ला रहे हैं, R2 तक ला रहे हैं, में केवल बाह्य क्षेत्र E के विरुद्ध ही कार्य नहीं करना होगा, उसे नहीं होता, वरन क्या होता है, हम कहें कि Q2 Q1 के कारण जो क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना होता है। तो Q1 के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा उसके क्षेत्र में भी जो है कार्य करना होगा। आप इस तरीके से समझिए कि जो वैद्युत क्षेत्र में दिखा रहा हूँ बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाया, और यहाँ से अगर मैं किसी निकाय को ला रहा हूँ तो ये प्लस Q1 निकाय को ला रहे हैं, तो पहले हमने जब Q1 निकाय को लाया वैद्युत क्षेत्र पे, तो उस पर जो बल लग रहा, जो कार्य हो रहा था Q1V, आप इसको समझिए। और जब हम Q2 आवेश को लाएंगे, Q2 आवेश को इसके पास लाएंगे, तो E के विरुद्ध तो करना ही पड़ेगा उसको कार्य, वैद्युत क्षेत्र E के विरुद्ध तो कार्य करना ही करना है, साथ में Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसके विरुद्ध भी उसको कार्य करना पड़ेगा। तो 2 कार्य उसको करने पड़ेंगे। Q2 पर बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध जो क्या कार्य होगा उसको देख ले, तो Q2V R2 स्थिति पर जो R2 पर उसका विभव होगा उसके साथ गुणा हो जाएगा। इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसको आपने ध्यान रखना, Q2 इंटू V हो जाएगा। Q2 पर Q1 के कारण क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, तो Q2 पर जो है Q1 के कारण क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, जो Q2 के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसके विरुद्ध किया गया कार्य कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। ये जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी, जो हमने Q1 आवेश लिया है और Q2 आवेश लिया, उनके बीच की दूरी R12, क्योंकि उनकी स्थिति सदिश है R1 और R2। तो ये जो है इसका जो है किया गया कार्य आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें इसके कारण और इसके कारण जो है
दोनों कार्य हमारे जुड़ जाएंगे, क्योंकि Q2 पर दो प्रकार के आवेश, दो जो है कार्य कर रहे हैं, एक तो जो है ये वाला कार्य और दूसरा ये वाला कार्य। इन दोनों कार्य को आप जोड़ देंगे तो अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा भी हम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास Q2 को R2 तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, दोनों को मैंने कहा जोड़े हम, Q2V R2 स्थिति पर प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो यहाँ पे इस प्रकार से निकाय की जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी विन्यास के निर्माण में किया गया कार्य। अब हम कुल कार्य देख लें, Q1 पे भी जो कार्य लग रहा था Q1V, और यहाँ पे भी जो कार्य हो रहा है, इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल हो जाएगा Q1V R1 स्थिति पर प्लस Q2V R2 स्थिति पर प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो भाई अब वैद्युत क्षेत्र में अगर हमने कोई आवेश या कोई निकाय हम लाते हैं तो उस पर जो किया गया कार्य होगा, इतना कार्य होगा, यही कार्य क्या होगा, उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। तो अब बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, अब हम यहाँ पे जो है एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव की हम क्या करेंगे, स्थिति ऊर्जा की गणना करेंगे। किस तरीके से हम उसको ज्ञात करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि एक ऐसा निकाय है जिसमें समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर या पृथक्करण 2a दूरी पर होते हैं। तो 2a यहाँ पर हमारे पास हो, तो ये देख लें, जैसे ये वाला a है, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हमने वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया हुआ है E, और इससे जो है थीटा कोण बनाते हुए हमने वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो इस पर हमने जो है बात की थी कि जो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगता है, बल युग्म बनेगा, इस पर एक फोर्स Q पर इधर की तरफ और इस पर फोर्स इधर की तरफ, QE फोर्स लगता है और एक घूर्णन होता है, तो एक बल युग्म बनाता है, तो जिसके कारण जो है इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा, और उसका मान हमने निकाला था टॉ बराबर P क्रॉस E, PE साइन थीटा, ध्यान आ रहा होगा। तो इस कक्षा में हमने इसको चर्चा की थी, तो टॉ बराबर PE साइन थीटा। तो यहाँ पे इस घूर्णन की प्रवृत्ति जो है उत्पन्न करेगा, और मान लीजिए कि कोई बाह्य बल आघूर्ण टॉ बाह्य इस प्रकार लगाया जाता है कि इस बल आघूर्ण को ठीक ठीक उदासीन कर देता है। अब यहाँ पे आप समझिए क्या कह रहा है, इस बल आघूर्ण की वजह से इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा जो इसको साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, घुमा के जो है साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। लेकिन अब हम इस पे जो है एक बाह्य बल आघूर्ण लगा रहे हैं, टॉ बाह्य, ये हम जो है टॉ बाह्य एक्सटर्नल हम इसको कह सकते हैं, बाहर से हम इसको जो है इस पर एक बल लगा रहे हैं, बल युग्म लगा रहे हैं टॉ। तो यहाँ पे हमने जो लगाया, तो इतना बल आघूर्ण लगाना है कि वो जो इधर वाले आघूर्ण को जो है उदासीन कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है हमें इसको इधर की तरफ घुमाना है। तो यहाँ पे इसका जो है मान हम देख ले, तो जो है थीटा हमने विस्थापन लिया है, तो किसी कोणीय त्वरण की अत्यंत सूक्ष्म कोणीय चाल से कोण थीटा 0 से थीटा 1 कोण घूर्णित कर देता है। इस बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, हमने इसको जो है सूक्ष्म कोण घुमाया, थीटा 0 से थीटा 1 कोण घुमाया, तब हमारे पास जो कार्य हो जाएगा W बराबर इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा 1 लिमिट रखेंगे, पूरे कार्य के लिए हम निकालेंगे टॉ बाह्य डी थीटा। तो हमने बल युग्म लिया, क्योंकि टॉ हमारे पास जो बल आघूर्ण आ रहा है वो आ रहा है टॉ, ये वाला आ रहा है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और डी थीटा, और यहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन की जो है थीटा 0 टू थीटा 1। तो टॉ यहाँ पे हमने उसका मान रख दिया टॉ बाह्य बल, क्योंकि जो है टॉ के मान के बराबर हुआ था, इसका मान आ गया टॉ बराबर P साइन थीटा डी थीटा। P बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमें पता है माइनस कॉस थीटा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी, तो ये जो है कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा, PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा 1। यही कार्य जो है क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ये कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ये हमने बताया था। तो यहाँ पे हम उस कोण के लिए चयन की स्वतंत्रता है जिस पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा U शून्य माना जाए। प्राकृतिक चयन के अनुसार थीटा 0 π/2 लिया जाना चाहिए। अब हमें जो है क्या करना है, हमें U का मान स्थितिज ऊर्जा हमें ऐसे देखनी है जहाँ पे क्या हो, इसका मान शून्य हो। तो यहाँ पे हम जो है देखें, यहाँ पे जो शून्य मान या तो cos थीटा 0 शून्य है या cos थीटा 1 0 शून्य है, और ये कब शून्य आ सकता है, जब हम कोण क्या लें π/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, क्योंकि जो कार्य W हमने बताया था, ये हमारे पास आया था U P माइनस यू आर, अगर आपको ध्यान हो यू आर या यूपी हमारे पास, इसमें से हमने जो है अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को हमने माइनस किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा हम लेंगे वो π/2 लेंगे, क्योंकि ये एक मान, ये वाला एक मान होगा, ये वाला दूसरा मान होगा। तो थीटा 2 भी जो है या तो थीटा 0 होगा या थीटा 1 0 होगा, तो यानी 0 करने के लिए हमें π/2 लेना होगा। तो कोस हम यहाँ पे लेंगे, तो u थीटा बराबर आ जाएगा PE, यहाँ पे थीटा 0 की जगह आप क्या रखेंगे, क्योंकि हमने π/2 लिया, यहाँ पे π/2 लिया, माइनस कॉस थीटा, तो बराबर cos 90 0 हो जाएगा, तो इसका मान आएगा माइनस PE cos थीटा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट में लिखें, तो माइनस P.E, क्योंकि P.E क्या होता है, PE cos थीटा। तो ये थीटा स्थिति पर
क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि थीटा स्थिति पर जो है आप बल आघूर्ण जो इसकी स्थिति ऊर्जा निकालिए, बल युग्म के जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव इसकी स्थिति ऊर्जा बताइए। तो यू थीटा आपको निकालना है। तो यू थीटा कैसे निकलेगा? माइनस पी कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास जो बल युग्म निकल रहा है वो थीटा 1 से थीटा 2 निकल रहा है, थीटा 0 से थीटा 1 निकल रहा है। तो अगर हमें थीटा निकालना होगा तो यू थीटा हम यहाँ पे थीटा 0 क्या ले लेंगे? 90 ले लेंगे। कुछ स्थितियां हम देख लें, विशेष स्थितियां यहाँ पे, अगर थीटा का मान 0 तब विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अभी हमने निकाला था माइनस पी कॉस थीटा। उस समय आप देखेंगे कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है तो इसका मान आ जाएगा माइनस पी। इस समय जो है आप देखेंगे स्थिति ऊर्जा मिनिमम आएगी, ये जो है कम है, यहाँ पर जो है ये न्यूनतम आती है। इस स्थिति को कहते हैं हम स्थायी संतुलन। इस समय वैद्युत द्विध्रुव कैसी अवस्था में होगा? स्थायी संतुलन में होगा। और ये जो है थीटा का मान इस समय 0 होगा। जिस समय 0 होगा उस समय जो है उस पर बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, इसी साम्य स्थिति में होगा, उसको हम स्थायी संतुलन कहेंगे। और थीटा का मान 0 होगा। लेकिन हम देखें यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तब वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि cos 90 की वजह से। u 90 बराबर माइनस पी cos 90 का मान 0 होता है। इस समय जो है क्या होगा? इस पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा, स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी। यदि थीटा बराबर 180 अंश, एकदम से 180 अंश घुमा दिया तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा u मैक्सिमम हो जाती है। उस समय जो स्थिति ऊर्जा होगी अधिकतम होगी, क्योंकि यहाँ पे हम cos 180 रखेंगे तो माइनस पीई cos 180, और cos 180 का मान आपको पता है माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस पी। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन में होगा। इस समय वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में कहलाता है। तो ये आपने समझा, इस चीज पे हमने जो है चर्चा की। तो यहाँ पर हम कुछ देख ले, मूल्यांकन में आप जो है कुछ प्रश्नों पे इससे जो हमने पढ़ा है, किसी आवेश की स्थिति ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी हमने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसकी क्या तात्पर्य है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 वोल्ट का विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा। अगर हम 1 वोल्ट के विभवांतर से किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते तो उसकी द्वारा ऊर्जा जो प्राप्त की थी उसने 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, तो वही क्या कहलाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। किसी गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। सही है, समविभव पृष्ठ कहलाता है जिससे प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश विद्युत विभव घटता है या बढ़ता है? तो विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश जिस दिशा में बल रेखाएं चल रही होंगी, विद्युत विभव जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में V का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में V का मान सदैव क्या होता है? कम होता चला जाता है, ह्रास होता चला जाता है, तो घटता है। तो ये हमारे जो है, जो हमने इससे जो कक्षा में हमने किया उससे शिक्षण से आधारित कुछ प्रश्न थे। यहाँ पर हमने जो चर्चा की आज समविभव पृष्ठ पर हमने चर्चा की, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध पे हमने चर्चा की, आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा पे, बाह्य क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा, उसमें एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा, 2 आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा, और बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। इन बिंदुओं पर हमने जो है चर्चा करी, और आपको जो है इन पे जो है चर्चा करके काफी चीजों को जो है समझ पाए होंगे कि कैसे हम जो है स्थिति ऊर्जा ज्ञात करते हैं, चाहे वो एक एकल आवेश हो, चाहे 2 आवेशों का निकाय, या बलयुग्म पर जो है उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी जाएगी वैद्युत द्विध्रुव की। तो इन बिंदुओं पर हमने जो है चर्चा करी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ गृह कार्य हम आपको बताएं, कुछ यहाँ पे दे रहे हैं कुछ गृह कार्य। आप देखें यहाँ पे, अपने आसपास उन विद्युतीय उपकरणों की जांच कीजिए जिनमें विद्युत स्थिति ऊर्जा एवं उन पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। तो जिनमें विद्युत स्थिति ऊर्जा हो और उन पर आपने प्रोजेक्ट तैयार करना। जो आपके आसपास जो घर में जो उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनको जो है आपने जो है उन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना। प्रोजेक्ट में आप उसके जो है उनके जो है चित्र बना सकते हैं, उस पर जो है आप उसके बारे में संरचना लिखें, उसकी बनावट कैसी है, वो क्या यूज आता है, किस तरीके से उसको उपयोग में लाते हैं, और ये स्थिति ऊर्जा किस रूप में संचित है। तो उस पर आप जो है एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इन बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। आशा करते हैं ये सारी चर्चा के बिंदु आपको जो है समझ में आ पाए होंगे। अभी भौतिक विज्ञान के शिक्षण को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।